उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था। दोपहर के वक्त गांव की गलियां सूनी हो जाती थीं। गांव के बड़े बरगद के पेड़ों के नीचे बड़े और बुजुर्गों की टोलियां बैठी रहती थीं और बच्चे सुबह सुबह ही पास के तालाब और नहरों में डुबकी लगाने पहुंच जाते थे। उसी गांव के चौराहे पर साहिल खान का मटन चावल ढाबा था। साहिल का ढाबा इलाके में मशहूर था, पर मटन से ज्यादा उसकी चर्चा वहां लगे एसी की वजह से थी। उस तपती दोपहर में जब लोग पसीने से तरबतर होते तो साहिल की ढाबे की ठंडी हवा उन्हें स्वर्ग जैसा एहसास कराती थी। लोग मटन खाने तो आते ही थी, पर असल मकसद उस ठंडी हवा में कुछ पल सुकून के बिताना होता था। साहिल सेठ अपने ढाबे पर एसी लगाया है। मैंने सुना बड़ी ठंडी हवा आती है। हाँ भाई, मैं भी सुना है। चलो भाई चलते हैं, फिर वहाँ पे मटन चावल खाते हैं। ऐसे ही लोग उसके पास एसी के कारण मटन चावल खाने जाते थे। शुभम उसी ढाबे में मुख्य रसोइया था। मटन का असली स्वाद शुभम के हाथों में था, लेकिन सारा नाम और पैसा साहिल बटोरता था। गर्मी के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। एक ग्राहक ने खाने की तारीफ की और कहा, सेठ, मटन तो लाजवाब है, बस थोड़ा एसी तेज करवा दो। शुभम को मटन बनाने का जन्मजात हुनर था। शुभम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए मटन बनाने के अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता था। अरे वो शुभम, बहरा हो दिया क्या तू? आज फिर देर से आया है। तुझे पता है ना कि मेरी दुकान पर सुबह सुबह ही लोग मटन खाने आ जाते हैं। अगर कल से तू 1 मिनट भी देर करेगा तो मैं तेरी आधी पगार काट लूंगा। माफ कर दीजिए मालिक, कल से देरी नहीं होगी। भट्टी के पास खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाहर एसी की हवा खा लूं। एक तो देर से आया और ऊपर से बड़ा आया एसी की हवा खाने वाला। ये पता है ना लोग कितने देर से इंतजार कर रहे हैं और तेरे खाने के दीवाने हैं। जल्दी से काम कर। शुभम गर्मी को भूलकर तेजी से मटन चावल बनाने लगता है। उसकी मटन की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। वो लगातार मटन बनाता रहा और शाम होते ही शुभम अपने घर आ जाता है। घर में उसकी हरिप्रिया नाम की पत्नी और फीबा और बादल नाम के एक बेटी और बेटा थे। अपने पिता को देखकर उसका बेटा बादल खुश होकर कहता है, पिताजी, बहुत गर्मी लगती है। आपने कहा था ना हमारे लिए पंखा लेकर आओगे। नहीं भैया, मैं काजल के घर गई थी, उसके घर में कूलर है। पापा, आप कूलर लेकर आना। शुभम का गला भर आया। वो अपने बच्चों की ओर देखते हैं, अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। हाँ मेरी बिटिया रानी, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल सेठ से पैसे लेकर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारे लिए नई पंखा लेकर आऊंगा। तब तक मटके का पानी पीते रहना। क्या आप बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सेठ जीजा, कल पैसे लेकर एक पंखा लेते आना, बहुत गर्मी होती है। क्या करूं, सेठ तो मेरी बातें सुनता ही नहीं। आज देर से गया था तो कह रहा था अगर अगली बार देरी हुई तो वो मेरी बची खुची पगार भी काट लेगा। तुम्हें तो पता है उसके होटल की मटन चावल के बिना गांव वालों की सुबह नहीं होती। फिर भी ठीक है, मैं उनसे कल पैसे मांगूंगा और कूलर ना सही एक पंखा तो लेकर ही आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही काम करने चला जाता है। रोज की तरह वहाँ पर मटन बनाने लगता है। लगता है कल की मेरी गाली काम आ गई। आज तो तू जल्दी ही आ गया काम करने। बढ़िया, चल काम कर, ग्राहक आ रहे हैं। बिना काम करे तो मेरा घर नहीं चलेगा सेठ जी, इसी से तो मेरा 2 वक्त की रोटी मिलती है। उसके बाद कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे सेठ जी, आपके होटल की तो एसी बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा देती है। हाँ सेठ जी, हम तो खाना नहीं ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं। यहाँ बैठने से तो लगता है स्वर्ग में आ गए। देखो भाई लोग, तुमको फ्री में यहाँ बैठने के लिए मैंने एसी नहीं लगाया है। अगर तुम लोगों को एसी में बैठना है तो एक प्लेट मटन चावल ऑर्डर करना ही पड़ेगा। सेठ ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बातें करता था और जो भी उनके यहाँ फ्री में बैठा था उनको निकाल देता था। जो खाना ऑर्डर करेगा वही एसी वाले ढाबा में बैठ पाएगा। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और शाम को शुभम फिर से अपना मजदूरी मांगता है। सेठ जी, आज के दिन की पगार और मेरी पिछली बकाया पगार अगर आप दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। घर में राशन और बच्चों तो बहुत गर्मी हो रही है, उनके लिए एक छोटा सा पंखा भी लेना था।
हाँ हाँ, पगार मैं जानता हूँ, पर आज नहीं। आज तो मुझे बाहर से सामान लाना है, इसलिए पैसे मेरे पास कम है। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वैसे भी तुम इतने कंगाल नहीं हो कि एक दिन खाना ना खा सको। समझिए मेरी मजबूरी को सेठ जी, कल नहीं आज पैसे चाहिए। मेरे घर में पसीने से मेरी बेटी और बेटा सो रहे हैं। गरीब आदमी भी कब से घर में पंखा कूलर लगाने लगा भाई। तुझे बहाना बनाना खूब आता है। जा, झूठा मत बन। इतनी भी गर्मी नहीं है कि अगले दिन ही मर जाओ। कल आकर ले जाना पैसे। सेठ ऐसे ही शुभम से बहुत ही बदतमीजी से बातें करता है। उसको तो बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है और उदास मन से वो अपने घर चला जाता है। पादा पापा, आप आ गए। और पंखा कहाँ है? माफ करना बेटा, मैं कल पक्का ले आऊंगा। सेठ जी को काम था तो वो बाहर चले गए थे। आज के दिन तो जैसे तैसे अपने बच्चों को समझा देता है, पर उसे भी बहुत दुख था, पर वो अपने दुख के आंसू को पी लेता है। मैं कैसा बाप हूँ, अपने बीवी बच्चों को एक पंखा तक नहीं दिला सकता। कुछ न कुछ करके सेठ से पैसे जरूर लेकर आऊंगा। अगले ही दिन सूरज उग चुका था और बहुत तेज गर्मी भी हो रही थी। ऐसी गर्मी में जाकर ढाबे पर मटन चावल बनने लगता है। उसने फैसला कर लिया कि अब उसे सेठ के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, उसे कुछ और करना होगा। शुभन, ये क्या? तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? इतना धीरे क्यों चल रहा है? कल का गुस्सा अभी भी है क्या? जल्दी हाथ चला। जी मालिक, बना रहा हूँ। आज का मटन कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा, आप देख लेना। धीरे धीरे उसके मटन की खुशबू से गांव के लोग भी आने लगते हैं। आओ भाई आओ, मेरे यहाँ का एसी मटन खाओ। एसी पर बैठकर खाकर देखो, लगेगा आपको शिमला में बैठे हैं। अरे सेठ जी, इसीलिए तो आज मेरे पोते के साथ आया हूँ। बहुत दिनों से कह रहा था आपकी ये एसी वाले ढाबे में खाना खाने के लिए। हाँ आओ, और ठंडी ठंडी एसी के मजे लेते हुए मटन का भी मजा लो। ऐसे ही वो लोग भी एसी के मजे लेते हुए मटन चावल खाने लगते हैं। तू सही कह रहा था बेटा, आज तो बहुत ही मजा आ रहा है। लग रहा है कहीं बर्फ वाली जगह पर आ गए हैं। लोगों की बातें सुनकर सेठ और खुश हो जाता है, पर सेठ को क्या पता था उसका ढाबा इसलिए चल रहा था क्योंकि उसके ढाबे पर शुभम के हाथ के टेस्टी मटन जो मिल रहे थे। ऐसे ही आज भी काम करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। शुभम बड़ी हिम्मत जुटा और सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मेरा आज का और पिछला हिसाब अगर आप पूरा कर दें, मेरे बच्चों का गर्मी हाल बेहाल है। और आज तो सेठ जी हमारा राशन भी खत्म हो गया ना। तेरी औकात है इतनी मेरे आगे बोलने की? सही से तो काम नहीं करता, न समय से आता है। पूरा दिन काम चोरी करता है। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। ये 500 रुपए रख और घर जा। सेठ जी, आपने कल कहा था मेरा बाकी बकाया आप दे दोगे। 500? इतने पैसों में क्या करूंगा? प्लीज कम से कम 2000 तो दे दीजिए। ये लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जा, तुझे लगता है तू मेहनत करता है। जिस हिसाब से तेरा मुंह चलता है उस हिसाब से काम भी करता। निकल, मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। कल से कोई जरूरत नहीं तुझे यहाँ आने की। सेठ साहिल खान 1000 रुपए देकर शुभम को अपने ढाबे से निकाल देता है। शुभम आंखों में अपमान का आंसू लिए वो 500 रुपए का नोट उठा लेता है। वो भगवान का धन्यवाद करता है कि कुछ तो मिला। वो जानता था कि सेठ से लड़कर कोई फायदा नहीं। शुभम 500 रुपए लेकर बाजार पहुंचता है। उसकी पहली प्राथमिकता थी खाना और घर के लिए एक पंखा। वहां सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाता है। भैया, ये आलू कैसे दिया और टमाटर का क्या भाव है? भैया, टमाटर तो 10 रुपए किलो है। गर्मी के कारण टमाटर बहुत सस्ता है, पर आलू आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है भैया, 50 के आलू और टमाटर दे दो। शुभम आलू और टमाटर 50 रुपए के लेकर बाजार की तरफ पंखा खरीदने के लिए जाता है, जहां पर बाजार में सभी प्रकार के सामान थे। एक जगह पर पंखा और कूलर का दुकान देखकर उसके पास जाता है। यहाँ पर इतनी महंगे महंगे सामान दिख रही है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पंखा ले सकूं। अरे शुभम भाई, कैसा है? भाई, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? अरे भाई, भूल गया क्या? हम बचपन में साथ में पढ़ा करते थे, मिथिलेश में मिथिलेश। मिथिलेश नाम लेते ही शुभम उसकी पहचान जाता है। अरे हाँ भाई, याद आया। तू तो काफी बड़ा हो गया, बदल गया है। दुकान तेरी है क्या भाई?
हाँ भाई, मेरी दुकान है। तुझे कुछ लेना है क्या? जो मन करे तो ले सकता है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरी बेटी ने कहा है एक पंखा ले आना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ पंखा खरीद सकूं। कर दी ना भाई, छोटी मुंह और बड़ी बात। मैं तेरा दोस्त हूँ यार। तुझे जो पंखा लेना है ले, मैं तुझसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। तेरे पास पैसे आ जाएं तो दे देना। अपने दोस्त की बात सुनकर शुभम बहुत ही खुश हो जाता है। वो ज्यादा बड़ा नहीं, एक मीडियम साइज का पंखा खरीद लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसके हाथ में सब्जियों और पंखा को देखकर उसके बेटे और बेटियां खुश हो जाते हैं। मेरे पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। हम लोगों को भी गर्मी नहीं लगेगी। अच्छे घर में पंखा देखकर खुश हो जाते हैं। आप पंखा तो ले आए, लेकिन आप उदास क्यों हो? सेठ ने तो बस 500 देकर मुझे निकाल दिया। अब आज का राशन आ गया, अब आगे क्या करेंगे? बाकी दोस्त मिला था, उसी ने मुझे पंख दिया है। आप इतना मेहनत करते हो, फिर भी सेठ तुमको पैसे नहीं देता है और ऊपर से काम से भी निकाल दिया। मैं तो शुरू से कहते आ रही हूँ, अभी वहाँ पर खाना बनाते हो जिस वजह से उसका ढाबा चलता है। आप भी एक छोटा सा मटन चावल का ढाबा क्यों नहीं खोल देते? बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन इतने बर्तन और बाकी सामान अपने पास है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो उसके पास एसी लगा हुआ है, जिस कारण ही गांव वाले उसके पास खाने जाते हैं। उसे मटन ले आओ, कल मटन चावल का हम भी दुकान लगाएंगे। आगे ऊपर वाला देख लगा। अपनी पत्नी के कहने पर उसने अगले दिन ही किराए पर लेकर एक छोटा सा ढाबा जैसा लगा लिया। शुभम ने अपना फेमस मटन और चावल बनाया। आओ भाई आओ, शुभम के हाथ का फेमस मटन और चावल खाओ। मेरे हाथ का स्वाद जो कहीं नहीं मिलेगा। शुभम ने ढाबा खोला है, ये देखकर गांव के कुछ लोग खाने भी आ जाते हैं। अरे यार शुभम, तूने सेट के वहां काम करना छोड़ दिया। अरे तू खुद का ढाबा लगा लिया। सेठ ने तो मुझे निकाल दिया भाई, अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना भाई, मटन चावल खिला। शुभम खुश होकर उनको मटन चावल दे दिया। लोग मटन चावल तो खा रहे थे, मटन चावल स्वादिष्ट भी था, लेकिन सेठ के जैसा इन लोगों के ढाबे पर एसी नहीं था। देख भाई, तेरे यहाँ का मटन चावल तो वाकई में ही बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इस गर्मी में तेरे यहाँ हम लोग तपते हुए मटन चावल नहीं खा सकते। हाँ भाई, जितना खाया नहीं उतना तो पसीना से निकल गया भाई। हाँ भाई ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ कुछ करो, वरना तुम्हारा ढाबा नहीं चलने वाला। वो लोग जानते थे कि बिना एसी के उनके पास कोई भी खाना नहीं आएगा। वो लोग क्या ही कर सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तुम शुभम के ढाबे पर खाना आना बंद कर देता है। अब तो लोग सेठ के ढाबे पर जाकर ही खाना खाते। हाँ, भले ही उनके यहाँ खाना तो उतना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन लोग एसी की हवा खाने जाते थे। क्या करे भाग्यवान, अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाने नहीं आ रहा है। लोगों को तो एसी ढाबे में खाने का आदत हो गया है। वैसे भी गर्मी के महीने में कौन सी भला हमारे छोटे से ढाबे में आकर खाना खाएगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एसी ले सके। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अब तो आगे के लिए सामान भी लाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। भाग्यवान, अब तो हमें ढाबा बंद करना पड़ेगा। देखो, कोई भी गांव वाला हमारे मटन चावल खाने ही नहीं आ रहा है, और आएगा भी क्यों इतनी गर्मी जो है। आज हम ढाबा लगाकर देखते हैं। अगर आज कमाई नहीं होती है तो कल से हम नहीं लगाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ सेठ के ढाबे पर लोग आकर बड़े मजे से एसी में बैठकर मटन चावल खाने का मजा ले रहे थे। क्या बात है शुभम, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया? बड़ा आया मेरी बराबरी करने वाला। एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा, और तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं दो एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। शुभम और हरिप्रिया ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है।
चलो भाग्यवान, शाम भी हो गई है और कोई भी नहीं आया। ढाबा बंद करके घर जाते हैं। दोनों अपना ढाबा बंद करने वाले थे कि देखते हैं कि सामने वाले ढाबे पर कोई शहरी आदमी सेठ से मदद मांग रहा था। भैया मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। पास ही हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें आज रात रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रख लूं। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। और छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढारे का शटर गिरा दे, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। उसे शहरी आदमी की बात सेठ एक भी नहीं सुनता है और अपना ढाबा बंद करके वहाँ से चला जाता है। और ये सब उसकी पत्नी और शुभम देख रहे थे। वो देखो भाग्यवान, लगता है उनको मदद की जरूरत है और मुझे नहीं लगता सेठ उन लोगों की मदद करने वाला है। उसके बाद शुभम और उसकी पत्नी उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हो और आप तो इस गांव के बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। हाँ भैया, वो क्या है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हमें आज रात रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। भैया जी आप चिंता मत करो, आप दोनों हमारे ढाबे आ जाओ। उसके बाद शुभम और उसकी पत्नी उन शहरी लोगों को अपने ढाबे पर ले आते हैं और उन लोगों को खाने के लिए थोड़ा देते हैं। साहब, आप ये मटन और चावल खा लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप यहाँ आज रुक सकते हो। उसके बाद वो दोनों वहाँ का मटन चावल खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे यहाँ का मटन चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। नहीं साहब, आज हमारा आखिरी दिन था। अब से हम अपना ढाबा बंद कर देंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस गर्मी में एसी लगा सके। इस वजह से उस सेठ के पास ही लोग जाकर एसी वाले ढाबे पर खाना खाते हैं। तुम चिंता मत करो भाई, शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तुम इतना अच्छा मटन चावल बनाते हो, तुम इतने अच्छे आदमी हो। भगवान ने किसी कारण से हमें यहाँ पर भेजा होगा। तुमने हमारी मदद की, आगे जाकर हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने निश्चिंत हो जाओ, मैं कल ही आकर तुम्हारी मदद करूंगा। उसे शहरी के आदमी का बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। उसके बाद अगले ही दिन शहरी व्यापारी आकर इसके लिए एक अच्छा सा ढाबा खुलवा देता है और उसके ढाबे पर एसी भी लगा देता है। उसके बाद से तो उसका ढाबा बहुत ही अच्छा लग रहा था। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। लोग मेरे पास भी खाने आएंगे। भाई कैसी बात कर रहे हो, तुमने हमारी मदद की और हमने तुम्हारी। उसके बाद क्या था, गांव के सारे लोग सेठ का ढाबा छोड़ते अब